हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे हाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया। व्हेन वी थिंक अबाउट दीज टू थिंग्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया, ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं बात करता हूं। औशिक, आप मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, सो देयर वाज कमिंग अप ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर मैं हिंदी शब्द बोलूं, दैट इज कॉल्ड जन विश्वास। तो देयर वाज जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट। कैन यू थ्रो लाइट ऑन इट? So Jan Viswas, the name itself derives it needs Viswas of the citizen of India so that the archaic laws, colonial laws and every other important thing would be streamlined in a very simple manner. The laws were streamlined, right? Even the several acts were rationalized so that the punitive form of jurisdiction would be abolished in certain cases. For example, in many acts, imprisonment were removed and penalty were imposed. So this ensured that in several fields the investment would be drawn. So, ओके, Jan Vishwas. मानसी, व्हेन वी स्पीक अबाउट दिस जन विश्वास एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट, तो बहुत सारे एक्ट्स को रेशनलाइज किया गया। सो कैन यू टेल मी, कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनको रेशनलाइज किया गया? इसमें कौन से एक्ट आपके हिसाब से आने चाहिए? So I won't be able to recall the names of the act specifically, but I बट can आई एम आस्किंग फॉर द नेम्स ऑफ द एक्ट्स ओनली related स्पेसिफिकली। areas. It can be, sir, related to land acquisition. और It can be related to, sir, the ease of compliance when it comes to making things more paperless and less anyone of it. else, anyone else can tell me the name of those acts जिनमें Sir, चेंजेस किए गए, जो कि माइक्रो एक्ट्स हैं? बोलिए। sir, Cinematography Act, it is there. हाँ, So सिनेमेटोग्राफी एक्ट, second would be Sir Wildlife Protection Act and वाइल्ड EPA लाइफ also. प्रोटेक्शन एक्ट। Then public liability is there. Then आप कह सकते हैं, बिल्कुल IBC, सही कहा आपने, आप कह सकते हैं फार्मेसी एक्ट, pharmacy कॉपीराइट में एक्ट, copyright act, पेटेंट trade एक्ट, is ये है, trade ट्रेडमार्क service, एक्ट, trademark, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, PML, yes, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, एफएसएसएआई FCC, का जो एक्ट था 2006 का। और आप सबको जो पता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ गुड्स एक्ट। ये सारे के 19, सारे एक्ट, इनफैक्ट लीगल मेट्रोलॉजी, कितना वजन है, कितना तोल है, ये सारे के सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, कंप्लायंस को बढ़ाएंगे और ड्रजरी को कम करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे। एंड दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दीज ऑल थिंग्स आर ब्रिंगिंग जन विश्वास। सो दैट इज व्हाई जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसका कॉन्सेप्शन द इज लिंक्ड विद द विजन ऑफ इंडिया। और आप कह सकते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जन विश्वास एक्ट की है, दैट इज टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस जो हार्म नहीं करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी को, उनको आप सिविल पेनल्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आप रिप्लेस कर दीजिए। माइनर टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स को सीवियर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आने चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ digital governance. This is an example of how local bodies or even what I can say federal government would be working. So implementation of Jan Vishwas Act would be the fact it is going to help, it is going to implement even directive principles of state policy. So Mansi, क्या हम कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब ऐसी चीजों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा तो इससे ईज ऑफ लिविंग होगी? डू यू एग्री विद दैट? जी सर। हाउ? सर, ease of living होगी when it comes to welfare of the workers, because we can say कि on the basis of caste discrimination या जो भी चीजें होती थी minor offenses को criminal जो शेप दी जाती थी, एक वो एस्पेक्ट हो सकता है। इट वुड बी ओके, सर इन of availability of the labor force, adequate availability of the skilled labor force for the different businesses which are setting up their plants in the rural सबके लिए areas. हो सकता है। आई एग्री, थैंक यू। Ashik, can you please tell me, when as a secretary, if you are given a chance to coordinate the decriminalization exercise,
जिसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव और चैलेंजेस आएंगे, तो आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करोगे इफ दिस इज आस्क्ड टू यू इन द इंटरव्यू? Yes, sir. So first, the most important thing is to get a public feedback by creating of a constitute committee comprising of civil society and even the FICCI, ASSOCHAM, Chamber of Commerce. They will get certain kind of report of the criminal laws that needs to be decriminalized. Then adequate representation of the Parliament committee as well as the executive would be deliberating on such issue, and afterwards uh, all these aspect which is for the public interest will be enforced. ओके, सो यू वांट टू से दैट ए कमिटी कैन बी सेट अप, उसमें नीति आयोग आ सकते हैं, उसमें हाँ, yes, ये कैन बी all डिवीजन ऑफ inclusive कैबिनेट committee, yes, सेक्रेटरी, उसके even बाद जो है yes, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स आ सकते हैं, ये सब। DPIIT, everyone. मानसी, व्हेन वी स्पीक अबाउट दिस जन विश्वास एक्ट, तो ये जन विश्वास एक्ट कैसे ओवरबर्डन्ड जुडिशियल सिस्टम को, उसकी पेंडेंसी को इम्पैक्ट करता है? क्या हम कह सकते हैं जन विश्वास एक्ट इज ए राइट वे अहेड, सो दैट सो दैट जुडिशरी को भी थोड़ा मौका मिलेगा? क्योंकि जब एजुकेशन एडजुडिकेशन मैकेनिज्म्स को जब क्रिएट किया जाएगा लेजिस्लेचर्स के द्वारा, then there will be certain kind of relief, a little bit of relief. So how do you explain this? So it would definitely help in reducing the pendency of the cases because of the decriminalization of the minor offenses, which are not directly in a way affecting the law and order thing in the society. And also like we can take the help of the, like for example, Lok Adalats are there, or there are arbitration tribunals, which are better, we can say, suitable in terms of dealing with such types of minor or civilian offenses. Okay, so if I say that there is a role of joint parliamentary committee also in this regard, आप मानते हैं उनके recommendations को क्या हो सकते हैं? Right, sir. They can play a crucial role here in terms of uh, like going ahead with forming of rules related to such types of Mm-hmm. offenses to be decriminalized. Or when it Mm-hmm. comes to effective implementation, so say they can issue certain guidelines also on this. They can work upon training also, or in terms of generating more awareness. Mm-hmm. Okay, more awareness, more I agree with that. तो जो गवर्नमेंट का ट्रू मोटिव था कि जो एक्ट जो है वो डिस्टॉर्टेड ना हो जाए लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन के कारण, और साथ में अवेयरनेस भी हो और उसके बेनिफिट्स भी लोगों को मिले। सो कैन यू गिव मी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल? इफ यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विच इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, तो आप कैसे प्रमोट करोगे? So one can be through this the role of NGOs. They can play a direct role here because they are more again closely associated with the people. Second, we can take the help of the social media platforms in terms of generating more awareness because everybody is ओके, having access to smartphone and ओके, internet. ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, आई एग्री। औशिक, अगर मैं बोलूं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में मान लो कोई चीज Yes, है जो इम्प्रिजनमेंट भी थी और पिनलाइजेशन भी थी, क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर अगर मान लो कुछ चीजें हैं जो पिनल एक्शन दे वर अट्रैक्टिंग, सो गिव मी वन इलस्ट्रेशन, उस पिनल एक्शन को कैसे हमने मॉनिटरी में कन्वर्ट किया है? so first and foremost important example is regarding the grazing right of the tribals. They were पैक्चर्स। yes, pasture. So earlier it was given, I think, 3 to 4 years imprisonment, but now the clear demarcation of forest right is still not there. Clear demarcation is very crucial for the maintenance of the reserve forest. For that, penalty is there, 500 and 600. This ओके, is for थैंक the यू। tribal rights preservation and conservation. Mansi, there is a process called regulatory impact assessment. A regulatory impact assessment is a systematic approach to critically assessing the positive and negative effects of the any proposed system or any proposed law, or you can say any regulation. So can you give me one illustration of regulatory impact assessment जिसमें government ने कुछ introduce किया and then it has been very successful? So as a structural reform, when we talk about GST
system implementation of GST. So that is one example when the whole system was transformed into, for example, digital thing like GSTIN was there. So हम्म। that सो initially saw आई hiccups in एग्री। that, ultimately that is proved to be क्या successful. आप इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी एग्जांपल ले सकते हैं? Right, sir. We can take the example of GEM portal. हम्म। सो So, अशिक, जब मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट का जो ये Yes, जेम sir. जेम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5-6 पॉइंट आप क्या बोलेंगे इसके अंदर? Ease क्या of है doing आखिर वो? business. कैसे? Yes, sir. हाँ, कैसे है? Yes, sir. So it is a one platform where each ठीक है। cooperative, even the SSG, can send or the government can procure from that इसका SSG मतलब है even इतना for लंबा लाइन accessibility, बोलने की sir. जगह, इतना इतना लंबा लाइन Accessibility, बोलने की sir. जगह, इतनी एक्सेसिबिलिटी की जगह आप और भी Taken. अच्छा वर्ड बोल सकते हैं, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट ऑफ सेलर्स। Yes, sir. इंक्लूसिव है ना सब, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट ऑफ सेलर्स। एक बड़ा वर्ड पकड़िए और बोलिए। So inclusivity. Then, sir, it is a transparent system of bidding process. ट्रांसपेरेंट सिस्टम, तीसरा पॉइंट, The government is गिव मी accountable with regarding to the आप, procurement procedure. हाँ So आप कह सकते हैं probably कि, it, yes, हाँ sir. आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी है। Yes, इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, market कैशलेस, मानसी बोलिए। market determined pricing system, which is मार्केट the डिटरमिन प्राइसिंग, वेरी गुड। डिमांड remove फोरकास्टिंग यानी है, middlemen. डिमांड फोरकास्टिंग yes, है। sir. Hmm. सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। Yes, sir. हाँ, जी सर। एंड प्राइस रीजनेबिलिटी भी है। Hmm. और क्या वर्ड बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, जैसे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी है। So डिस्प्यूट level, रेजोल्यूशन भी होना चाहिए इसके अंदर फिर, Yes, sir. है ना? तो ऐसे करके आपको कीवर्ड्स को देखना है। नेक्स्ट जेन जीएम पोर्टल एक तरीके प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से फ्यूचर के लिए। मानसिक क्या रोड मैप होना चाहिए जेम का? अगले 10 सालों में क्या टारगेट होना चाहिए? so firstly, it can be in the sense of the number of transactions or the total value of the transactions which can be met. Secondly, we can say in terms of wider reach, how we can play more participatory role of even the farmers as we are focusing also, so that there is again the one of the major benefits is removal of middlemen. So that can drive us more positive results. It can be so made more easier in terms of understanding. Like for example, if any farmer is trying to use the platform, so it should be very simpler in terms of usage. So that can be one thing. ओके। दिव्या, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हो, तो आप ईज ऑफ फिल्मिंग, भारत कैसे फिल्म्स के लिए एक अच्छा लोकेशन बने, उसके लिए आप 5 पॉइंट क्या करेंगे? सर, ज्योग्राफिकली भारत को डिवाइड किया गया है अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग, कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, लैंड एरिया है, या फिर उन सब के अकॉर्डिंग जो लोकेशंस है उनके बेसिस पर उनको डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग नहीं नहीं, टाइम वो पीरियड तो पे। आप देखिए, वो तो इंटरनल प्रोसेस हुआ। ईज ऑफ फिल्मिंग के लिए आप क्या करेंगे? वो तो यहाँ हुआ ना। सबसे पहले तो फिल्म आप सिटी, अगर, हाँ सर बोले, जैसे यूपी में फिल्म सिटी बनाई गई है, उस तरह के इनिशिएटिव्स को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता चलिए है। और जो नुक्कड़ नाटक या फिर इस तरह की प्रथाएं थी उनको भाई, कॉलेज और मैं स्कूल अगर में। अगर मैं फॉरेन, मैं लंदन में हूँ, मैं डेनमार्क में हूँ, कैसे ग्लोबल डेस्टिनेशन आप बनाओगे? या पोर्टल इंडियंस के बना लिए भी कैसे सकते ईज? हाँ, जैसे जैम पोर्टल पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इस तरह से फिल्मिंग के लिए, फिर इज ऑफ मेकिंग फिल्मिंग बनाने के लिए उस तरह से कोई तो पोर्टल। आप कहना चाहते हैं ऑनलाइन अप्रूवल शुरू करोगे, हाँ सिंगल जी। विंडो क्लियरेंस दोगे, जी सर। उसके बाद जो है आप फिल्म का वीजा फैसिलिटेशन करोगे, नोडल ऑफिसर्स होने चाहिए इंडियन एम्बेसीज में। मानसी और क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? So in terms of economics, we can say making things digital would be helping us in terms of even curbing the use of black money here. Or we might see like from the perspective of safety also, like safety of women participation. That can be another aspect which can be focused upon. सर जैसे और टूरिज्म आप कोई सेक्टर। पॉइंट बोलना चाहेंगे? So important institution which promotes all these kind of ideas is FFO, Film Facilitation Office,
which gives e-visa, as well as it also redresses the grievances of the several members of the film industries, even Hollywood and Bollywood. MOU can be signed between the two system for promoting film in India. For example, Prasad scheme is there for tourism. All these circuit can be used for the film promotion in India, because culturally India is a very diverse, and it can be a very suitable land for. जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं GST and ease of doing business, how do you relate, and what key points would you bring into it? Yes, sir. So GST is a seamless one nation one tax system which promotes overall tax compliance within the society. And over the years, the indirect tax has increased, and it has led to the more collection of taxes for public welfareism. So e-way bill, as well as GST and code, as well as tribunal, GST appellate tribunal, is an example of say inclusive, even we can say sustainable governance longer run. So you want, मानसी, जब हम कहते हैं GST registration is PAN based and it is state specific. जी sir. So what kind of implications it has? What kind of benefits or implications it has? So PAN based would be making it, ensuring that there is no duplication of data or the person who's filing the GST returns. So linking with it PAN would be establishing this legal relationship. Secondly, we can say, sir, in terms of again generating or studying the trends also, we can track the level of like tax avoidance. So if a person is not filing GST, that can be identified beforehand, because everything is happening digitally. So we all agree कि जो आपने बात की, जो औशिक ने पहले पॉइंट बोला कि रजिस्ट्रेशन है जो जीएसटी का, उसके बाद ई वे बिल की बात की, रिटर्न फाइलिंग की अगर हम बात करें, ई इनवॉइस की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं समझने में कि इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मदद करता है. दैट्स व्हाट वन कैन से. सो ease of doing business is, when we speak about ease of doing business, then GST is a very very important case study. Facilitation है exporters के लिए, refund related measures एकदम streamlined हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो नया टैक्स स्ट्रक्चर इनेबलर है. वन पॉइंट, मानसी, वुड यू लाइक टू से जीएसटी में जो अगले 5 साल में आना चाहिए जो अभी नहीं है? So tracking of the fake GSTs and fake claims regarding the input tax credit. So there's a mismatch between that. तो औशिक, जब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 5 पॉइंट आप क्या लेके आएंगे? So 5 points would be, sir, India manufacturing sector is mostly based on MSME sector. So making the MSME more market oriented will be scaling upgradation would be there. Then logistics challenges 13 to 14% it can be integrated. सबसे पहले तो ईज ऑफ सेटिंग अप बिजनेस. ईज ऑफ सेटिंग बिजनेस को सेट करने के लिए ईज ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस पहला पॉइंट. ये आपने जो पॉइंट बोला दैट इज डिफरेंट. ईज ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो फॉर ऑल द परमिट्स. द थर्ड वुड बी ईज ऑफ एक्सेसिंग डिफरेंट यूटिलिटीज. जो मुझे बिजनेस सेटअप करने के लिए अलग अलग यूटिलिटीज चाहिए. एंड देन देयर मस्ट बी लेस नंबर ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. इतना कंप्लायंस है, ये लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, लाइसेंस चाहिए. अगर मुझे रेस्टोरेंट भी खोलना है, मान लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हुआ, वो सर्विसेज आ गया. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, से फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करें, वी वांट टू मैन्युफैक्चर any kind of hardware or any kind of intermediate goods. कोई पार्ट हो सकता है, स्पेयर पार्ट हो सकता है. एंड देन देयर मस्ट बी डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टैक्सेशन फाइलिंग. तो ये बेसिक जो है. एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, साथ में आपका वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, एंड देन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट. आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया था, एक कहा था कि हम 3 करोड़ 2 करोड़, उन्होंने एक श्रमिकों के लिए एक पोर्टल बना दिया
कि यहीं पे रजिस्टर होना चाहिए। ये भी एक शुरू किया गया था, अभी इट्स इन द प्रोसेस कि वहाँ जब आफ्टर कोविड वी फाउंड कि लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस फ्रॉम दिल्ली एंड फार अवे प्लेस, पीपल विद सो मच ट्रबल, वापस भी नहीं जा पाए। सो स्टेट गवर्नमेंट दे केम अप विद द आइडिया कि उनके वहाँ पोर्टल होगा, रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन उसके में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट के बर्डन्स को कम करने के लिए। मानसी, वुड यू लाइक टू ऐड ओवर हियर? So everything has been covered. Ease of manufacturing. करुणा, आप Like बताइए। the perspective of sir, administrative measures, or like we have reduced the corporate tax rate, so that is also one of the ways of attracting more of FDI in manufacturing. And her, sir, specifically, like we created these special economic zones, so they also weren't so successful in boosting the growth of manufacturing sector in India. So even in that case, we saw certain challenges from the perspective of like land was diverted for other purposes, which was meant for the construction of SEZs. And then SEZs in India were particularly or majorly, they were focused upon the services sector. So that is why industrial sector has seen a lag there. Karuna, would like to add something? दिव्या? सर ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा ग्लोबल, सकता है। ओके। तो आप लोग ये मानते हैं कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे के सारे की हैं, और इनके जो हमें कहना चाहिए जो इनके जो भी विधान है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे के सारे हमें मदद करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और आगे चीजों को करने में। आशिक, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? Because we have been speaking with respect to Jan Vishwas Amendment of Provision Act 2023, जिसमें हमने Environmental Protection Act की भी बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Penal consequences में जो minor offenses हैं उसके लिए नहीं होना चाहिए। That's what we said. Sir, when we are discussing about manufacturing sector, we have to focus on rural areas also, because most of the manufacturing sector, it is driven from pockets in India. For example, Bangalore based, even Mumbai, even Delhi. So deep village based entrepreneurship, even post harvest system, other allied services, for example, agriculture services can be promoted for manufacturing sector. Okay, So we Mansi, can- when we speak about South cooperation, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया अफ्रीकन रिलेशनशिप पे आप क्या बताना चाहें? So in terms of India-African relationship, it can play an important role from the perspective of energy security, sir. And the initial developments or the investments that पहले इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप पे बात कर सकते हो आप। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड डेवलपमेंटल रिलेशनशिप। कॉमन क्या क्या है? कहाँ कौन? यूनाइटेड नेशंस के अलावा भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम एक साथ हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके बाद ब्रिक्स हो गया, और उसके बाद IPSA फंड से इप्सा फंड हो गया, उसके बाद इप्सा फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर हो गया, हंगर एलिवेशन, अलायंस ऑफ स्मॉल यूनाइटेड आइलैंड नेशन स्टेट, अलायंस साउथ फॉर साउथ स्मॉल आइलैंड कॉर्पोरेशन स्टेट हो गया, और ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। ब्लू डॉट जैसा मैंने कहा, B3W भी हो गया एक, B3W। बिल्ड तो बैक पहले बेटर हमें वर्ल्ड। पहले हमें देखना है कि institution and then personalities. Mansi, can you tell some African leaders who had been inspired from India apart from Nelson Mandela? Okay, Ashik. So Abdel Nasser, one is from Egypt. Then Nkrumah Nkrumah from Ghana. He was from Ghana. And Kenneth Kaunda, very important। और आपने जो बात की थी, इनफैक्ट इंडिया का वेरी फर्स्ट मिशन जो अफ्रीकन सॉइल पे था, जिसमें हमारे शहीद भी हुए थे हमारे ऑफिसर, तो उनको Congo परमिट भी मिला। हाँ, इफ आई रिमेम्बर सलारिया सर थे वहां पर। तो फर्स्ट मिशन था यूनाइटेड नेशन का अफ्रीकन सॉइल पे कॉन्गो में बिटवीन 1960 टू 1964। और बांगडूम कॉन्फ्रेंस का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन में। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज। और तो अब फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें
तो फ्यूचर इनिशिएटिव्स में, एज शी वाज सेइंग आल्सो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को लेके चलना है, रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए। ब्यूनस एरिस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूनस एरिस प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, उसके अंदर बापा +40 करके हम बात करते हैं, जो 1978 में इंडोर्स किया गया था। ये टेक्निकल कोऑपरेशन होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। ब्यूनस एरिस एक्शन प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड ऑपरेशन में। और इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशनशिप तो है ही है उसमें, डोनर एजेंसी। और अगर हम बात करें आईआईटी की, बात भी आपको करनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक अबाउट आईआईटी ऑल्सो। You must speak about how Indian, education, Indian, then cotton technical assistance, all these things are also making India-Africa relationship. And Girmatias, अगर हम बात करते हैं So गिरमिटियाज की, through with that the is, use of Indian हाँ, diaspora. So, hmm, in the diaspora, correct, आपने बिल्कुल सही कहा। Madagascar. Yes, yes, very true. So आपको रूरल लैंडस्केप में इंक्लूसिव तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको रीडिफाइन करने में स्टार्टअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्टार्टअप्स जो है वो मेट्रो से बहुत दूर की लाइफ है। 65% इंडिया रूरल है। 63% वर्कर्स जो है वो रूरल इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा भी हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी हैं। तो इसमें अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स का क्या रोल हो सकता है, 2 लाइन में बताइए। So Atal Community अटल, Incubation Center. It is an incubation center. It is for deliberation of ideas, new ideas between the several stakeholder in the society. For example, student, professor, educationist, even from the from the business background, etc. And they provide certain kind of ideas to government, and it can be implemented. ओके करुणा, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो कैसे रूरल इंडिया को शेप करते हैं? तो उसमें बेसिकली को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ यू हैव पे टू बी सब लिटिल अपने लाउडर आइडिया प्लीज। शेयर कर सकते। तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो विमेन है एसएचजी बैकग्राउंड से या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, मानसी, अमूल के अलावा आप क्या एग्जांपल देंगे जो कि रूरल एरियाज को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से आगे बढ़ाने में बहुत मदद की? अगर आप अमूल के अलावा कोई और एग्जांपल दें। So we can talk about the role of NGOs then, गिव मी apart वन from that. ब्रांड नेम, जैसे अमूल एक ब्रांड नेम है, ऐसे ही कोई और बताइए। So Verka is there, Verka in वेयर का, Punjab. ओके। कौशिक, जब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट स्टार्टअप सेक्टर्स इन रूरल एरियाज, तो एक सेक्टर मैंने बोला, मान लीजिए एग्रीटेक है। Yes. एग्रीटेक एक सेक्टर है जिसमें हमने कल भी चर्चा की थी, फसल है, बिग हार्ट है, ये आ रहे हैं। इसके अलावा एक सेक्टर का नाम और बताइए। So agri tech. Then apart from that, agri services would be there. Then ओके, logistic would be there, sir. Then insurance. Apart from that, इंश्योरेंस तो बहुत आगे आ गया। मानसी, आप हाँ, बताइए। The livestock sector can be one of the same. लाइफ स्टॉक Livestock सेक्टर और MSME. एग्रीटेक जुड़ गया, वो साथ में हो जाएगा, वो मतलब कि वो चलेगा। वो जैसे निंजा कार्ट है, क्रॉप इन है, जहां पर बाइंग भी है, रिटेलिंग भी है, स्टोरेज भी है। अब तो भैंसे भी बेची जाती हैं ऑनलाइन। और कोई एरिया बताइए, टेल मी वन मोर स्टार्टअप सेक्टर। जैसे फूड प्रोसेसिंग और सेक्टर हो सकता है जिसके शेल्फ लाइफ और क्वालिटी की बात की जाएगी। mapping हो मिलेट्स सकता है सर. को मार्केट तक बताया Soil जाएगा। mapping or even weather सॉइल weather मैपिंग, और बताइए, services. और बताइए। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ओके। Renewable source of energy, allied sector. ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज E-commerce. वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मीशो है, Mission. मीशो ने पार्टनर किया है रूरल डेवलपमेंट के साथ। मीशो बहुत फेमस है, आप सब लोगों को नाम पता है उसका। ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो है उनके प्रोडक्ट जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के प्लेटफॉर्म पे बिकें। एनआरएलएम के अंदर मीशो के प्लेटफॉर्म पे वो बिक सकें। एडुटेक भी हम बोल सकते हैं, पाठशाला लर्निंग सॉल्यूशंस, सुदीक्षा नॉलेज है, एडटेक के लिए है। हेल्थ के लिए भी एक पूरा एक सेक्टर है जो है ग्रामीण हेल्थ केयर। स्टार्टअप ने एजुकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड किया है। और एक और एरिया जो हम सोच सकते हैं, मानसी। सर रेन्यूएबल एनर्जी। वेरी गुड, रिन्यूएबल एनर्जी। एग्री विजय, एक स्टार्टअप का नाम है एग्री विजय, जो इस दिशा में काम कर रहा है।
एग्रीकल्चर वेस्ट से क्लीन एनर्जी बनाने की बात हो रही है। और कोई एरिया, करुणा, एनी मोर एरिया, बी क्विक, आप बताइए औशिक। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हो एरिया जो सकता आप है सर, बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता हाँ, है, अपार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स तो देखिए बहुत उसमें, अलग बात है ना। स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप। स्टार्टअप में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ऐसा चीज जो जल्दी से हम कर सकते हैं स्टार्टअप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को नाम पता है, दिव्या आप बताइए। फार्मिंग या फर्टिलाइजर्स नहीं के नहीं, ये सब रिगार्डिंग। नहीं। आप लोग फोकस होके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स। और साथ में जो है आपका एक और एरिया भी अगर हम बोलें तो फिनटेक, फिनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंक्लूजन यही है, जो माइग्रेशन है रूरल एरिया से टीयर 2 और टीयर 3 में, वो होने में प्रॉब्लम नहीं है। इंटायरली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सिस्टमेटिक किया जा सकता है। अर्ली चैलेंजेस को गांव में ही रोका जा सकता है। विकसित भारत जब ही होगा जब आप उस तरीके से कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर डोमेन की हमने बात की। यूनियन बजट जो 2023 का था, उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। स्टार्टअप इंडिया जो हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यानी कि रिफॉर्म से जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करके उनको सर्वाइव किया जा सकता है। सिर्फ टैक्स बेनिफिट से काम नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नॉलेज पार्टनर की तरह रोल है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनेंगे, जिसकी हम बात करते हैं, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, दीज आर द की वर्ड्स। तो 2016 के बाद हम देख सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है, जो नाम आपको ही पता है, NSTEDB जिसको बोलते हैं, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और धीरे धीरे स्टार्टअप जो है उभरते चले गए। अगर मैं एरिया बोलूं मानसी, अगर मैं आपसे एरिया पूछूं, स्पेसिफिक फोकस एरिया, एग्रीटेक के बाद अगर और अंदर चलोगे तो आप एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ फोकस करोगे? So in terms of so data analytics for वो weather तो है ही। service नो, or टेल मी soil. एरियाज, टेल मी एरियाज। फिशरीज एक एरिया है, डेयरी फार्मिंग एक एरिया है, फूड प्रोसेसिंग मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और बोलिए। So horticulture is one area. Floriculture, horticulture. औशिक आप बताइए। Soil is one area, sir. Drone, with the use of drones, land record type system is one areas. Then ओके, connecting the mandi and the heart system, that is one logistic. That is one area. Traditional So handicraft we have discussed. Uh, cold storage is cold storage, yes. करुणा आप। तो और अगर मैं बात करूं रूरल इंडिया की, तो रूरल इंडिया के अंदर जो हमने स्टार्टअप्स की बात की, जो हम एग्रीटेक की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एक्सेलेरेटर्स हैं, जैसे एग्री उड़ान, इंडिया का फर्स्ट फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सेलेरेटर है जिसका नाम है एग्री उड़ान। और 2015 के बाद इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर यू कैन से कोर इंस्टीट्यूशन आर इन्वॉल्व। और ऐसे ही ए आइडिया, एग्रीकल्चर आइडिया टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, वो भी तैयार किया गया, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। तो आप लोगों ने जब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स कवर किए, तो हमने एक एरिया की बात की थी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT. Yes. इक्रिसैट। इक्रिसैट ने भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये वर्ड्स, ये नाम हमारे सोच और हमारे उसमें आना चाहिए। तो मानसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्री स्टार्टअप्स को सप्लाई चेन और मार्केट लिंकेज से आप कैसे जोड़ोगे, प्लीज बी स्पेसिफिक। so linkage with the supply chains would be so market accessibility would be one thing with the help of technology and access to digital platforms. Second can be, sir, in terms of cold storages so that we are able to reduce the wastage and we are able to sell at the market determined or better prices rather than selling out of distress. अगर मैं वुमेन स्पेसिफिक बात करूं, वुमेन स्पेसिफिक, आप गवर्नमेंट का एक या फिर
फ्यूचर का एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल बात बताइए जो कि हेल्प करने में मदद करेगा। तो वुमेन स्पेसिफिक, तो सप्लाई चेन में वुमेन प्रोसेसिंग यूनिट्स को जोर से बोलिए। SHG सर, प्रोसेसिंग यूनिट्स वैष्णव। के आसपास बिल्कुल जो एसएचजी है, डेवलप किए जा सकते लेकिन हैं। उसके अलावा आप ड्रोन्स बोल सकते हो। जो ड्रोन दीदी जो कॉन्सेप्ट आया, तो ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट आया फॉर वुमेन, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल कंटिन्यू our discussion in brief in the part 2 of the same session. Thank you very much.